सीधे शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे विचार, हमारी पसंद और हमारा पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से हमारे ही नियंत्रण में है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग या जैविक प्रोग्रामिंग न केवल हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार को नियंत्रित करती है, बल्कि यह भी तय करती है कि हम इतिहास को किस नज़रिए से देखते हैं। ये सवाल सीधे हमारी वास्तविकता पर चोट करता है। क्या जिसे पर्सनैलिटी या स्वभाव कहा जाता है वो वास्तव में स्वतंत्र है, या फिर वो केवल हमारे मस्तिष्क के भीतर चल रहा एक मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सब कुछ ऑटो पायलट पर चला रहा है? यह एक ऐसा भ्रम है जिसे अक्सर सच मान लिया जाता है, और इसी को आज हम वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूतों के जरिए तोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके विज्ञान में चलते हैं। भाग 1, मस्तिष्क एक सिम्युलेटर के रूप में। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि इंसान का दिमाग एक कैमरे की तरह काम नहीं करता जो बस बाहर की तस्वीरें खींच रहा हो। इसके बजाय यह पूरी तरह से एक सिम्युलेटर की तरह काम करता है। इसे प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं। ऊर्जा बचाने के लिए हमारा मस्तिष्क लगातार इस बात की भविष्यवाणी करता रहता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है, और हमारी आंखें या कान वे केवल उन भविष्यवाणियों को चेक करने का काम करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए खोखले चेहरे के मुखौटे का ये प्रयोग बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। भले ही इंसान को ये पता हो कि मुखौटा अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, फिर भी मस्तिष्क उस सच्चाई को खारिज कर देता है और उसे बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क ने जीवन भर सामान्य चेहरे ही देखे हैं। वो एक अजीब सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय अपने परिचित झूठ को, अपने पुराने मॉडल को ही चुनना पसंद करता है। अब आते हैं भाग 2 पर, आइडेंटिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। दरअसल मस्तिष्क ऊर्जा बर्बाद करने से सख्त नफरत करता है। अगर उसे हर नई स्थिति को बिल्कुल शुरुआत से समझना पड़े तो वो तुरंत थक जाएगा। इसलिए वो एक फिल्टर बनाता है। वो हमारी आदतों, हमारे डर और हमारे अहंकार को मिलाकर एक मास्टर लूप तैयार करता है, जिसे आइडेंटिटी ओएस कहा जा सकता है। ये एक जैविक सॉफ्टवेयर है जो खुद ये तय करने लगता है कि कौन सी जानकारी हमारे काम की है और कौन सी नहीं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि बुद्धि कैसे इस सिस्टम के सामने घुटने टेक देती है। लॉ स्कूल मैथ स्टडी में देखा गया कि जब लोगों की राजनीतिक पहचान या मान्यताओं पर सवाल उठाया गया तो हाई आईक्यू वाले गणितज्ञों ने भी बुनियादी गलतियां कर दी। यहां बुद्धि का इस्तेमाल सच खोजने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार और आइडेंटिटी ओएस को बचाने के लिए हो रहा था। यह साफ दिखाता है कि बुद्धि कैसे इस सिस्टम की गुलाम बन सकती है। दिमाग के इस छोटे स्तर से निकलकर अब बड़े स्तर पर, यानी इतिहास पर नजर डालते हैं। भाग 3, टेक गैप का खुलासा। समाज के रूप में हमारा एक सामूहिक मॉडर्न माइंड लूप है। हमारी शैक्षिक प्रोग्रामिंग हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, यानी प्राचीन लोग हमेशा पिछड़े हुए थे और आज का समय सबसे ज्यादा उन्नत है। ये हमारा सामूहिक आइडेंटिटी ओएस है जो हमें ये देखने ही नहीं देता कि मानव उपलब्धियां चक्रों में, यानी साइकिल्स में भी हो सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आधुनिक इतिहास की मान्यताओं को चुनौती देता है। इन ऐतिहासिक पड़ावों पर गौर करना जरूरी है। आर्यभट्ट की गणनाएं जो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व बताती हैं, फिर लगभग उसी समय के द्वारका और सिनौली के रथ। 2018 में जब सिनौली में 3000 ईसा पूर्व के उन्नत योद्धा रथ की खुदाई हुई तो इसने बहुत सी पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। ये ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे उस सीधी रेखा वाले इतिहास को चुनौती देती हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। प्राचीन ग्रंथों को अक्सर सिर्फ कविता या महाकाव्य मान लिया जाता है, लेकिन महाभारत के रचयिताओं ने इसके लिए इतिहास शब्द चुना था। इतिहास का शाब्दिक अर्थ ही होता है वह जो वास्तव में हुआ है। कल्पना और कहानियों के लिए उनके पास दूसरे शब्द थे, लेकिन इस विशिष्ट शब्द का चुनाव बताता है कि वे घटनाओं का तथ्यात्मक रिकॉर्ड रख रहे थे। भाग 4, प्राचीन भौतिकी और इतिहास। आधुनिक और प्राचीन भौतिकी के बीच का ये बुनियादी अंतर काफी कुछ समझाता है। हमारी आधुनिक भौतिकी बिजली, सिलिकॉन और इंजन पर टिकी है, लेकिन अगर प्राचीन भौतिकी को देखें तो ऐसा लगता है कि वो समय, गति और प्राकृतिक लूप्स के साथ तालमेल बिठाने पर आधारित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ह्यूमन ओएस यानी मानव मन और प्रकृति के ऑपरेटिंग सिस्टम में महारत हासिल कर ली थी,
जिससे वे ऐसी विकेंद्रीकृत और लचीली सभ्यताओं का निर्माण कर सके जो हजारों सालों तक टिकी रहीं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हम सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास ठोस जमीनी सबूत हैं। 2018 का सिनौली रथ उन्नत इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। गुजरात के तट पर पानी के नीचे मिली द्वारका नगरी का पूरा स्ट्रक्चर प्राचीन ग्रंथों से मेल खाता है, और बरनावा के सुरंगें लाक्षा ग्रह से बचने के उन रास्तों की पुष्टि करते हैं। ये सबूत बताते हैं कि जिसे हम अब तक सिर्फ कहानी समझते थे, वहां एक असली टेक गैप मौजूद है। अब वापस इंसान के दिमाग और उसके अपग्रेड पर आते हैं। भाग 5, मेटाकॉग्निटिव लेवल 5 इंटेलिजेंस। इन सभी लूप्स और भ्रम से बाहर आने का आखिर क्या तरीका है? इसे ही लेवल 5 इंटेलिजेंस या मेटाकॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहा गया है। ये आइडेंटिटी ओएस की सीमाओं को तोड़ने का सबसे बड़ा समाधान है। इसका मतलब है अपने ही सिस्टम से बाहर कदम रखना और अपने खुद के विचारों और व्यवहारों को एक बाहरी इंसान की तरह बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखना। इसे समझने के लिए 1983 की एक घटना बिल्कुल सटीक है। जब कंप्यूटर सिस्टम ने चेतावनी दी कि परमाणु मिसाइलें आ रही हैं, तो स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने अंधे होकर मशीन का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। उन्होंने सिस्टम के बाहर जाके स्थिति को देखा, एक बेहद जरूरी सवाल पूछा और सॉफ्टवेयर को ओवरराइड कर दिया। ये सिर्फ एक फॉल्स अलार्म था। एक प्रोग्राम किए गए सिस्टम से बाहर निकलने की उनकी इसी क्षमता ने दुनिया को भयानक तबाही से बचा लिया। तो इस अपग्रेड को व्यवहार में कैसे लाया जाए? भाग 6, मानव मन को अपग्रेड करना। स्रोत सामग्री हमें एक 3 चरणों वाला फीडबैक लूप देती है। सबसे पहले साइको ओ माइंडसेट। अपनी पुरानी मान्यताओं को अटल सत्य मानना छोड़ देना चाहिए और उन्हें केवल एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस मानना चाहिए। दूसरा, माहौल बदलना। लगातार सीखने वाले लोगों के बीच रहना बहुत जरूरी है। और तीसरा, बार बार दोहराया जाने वाला व्यवहार। हमारी पहचान अंदर कहीं छिपी नहीं है, बल्कि हम रोज जो काम करते हैं, दिमाग उसी को पहचान मान लेता है। नए एक्शंस के जरिए ही तंत्रिका तंत्र को फिर से वायर किया जा सकता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, जब सब कुछ बदल रहा है तो कोई भी पुरानी मान्यता हमेशा के लिए क्यों फिक्स होनी चाहिए? वर्तमान आइडेंटिटी ओएस का वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सी पुरानी आदत या लूप है जिसे आज ही अनइंस्टॉल करने की तैयारी की जा सकती है? इस विचार के साथ ही हम आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने ओएस को अपग्रेड करते रहिए।